वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है और 12th क्लास की जो अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी थी वो हो गई है ख़त्म। अगली जो एनसीईआरटी है वो है 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान और टॉपिक का नाम है न्यायपालिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशरी। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं चलिए बनाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न पीसीएस आरओ दोनों के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? यह अधिकार उसे उसे किसे सर्वोच्च न्यायालय को संघीय मामलों में एक निर्णायक की भूमिका प्रदान करते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं इसको। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त मौलिक अधिकार उसे संघीय मामलों में निर्णायक की भूमिका प्रदान करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे मामलों की सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है, न कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय या किसी राज्य या जिले के अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, हिंदी में मौलिक अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इंग्लिश में एक ही नाम है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है, लिखा है यहाँ पर, जबकि है, तो गलत है दूसरा वाला कथन। केवल पहला ही वाला सत्य है। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, आर ओ की यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो कथन पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस के निर्णय में कब दिया था? ये दिया था 1973 में, 1973 में। देखिए, भारतीय संविधान का मूल ढांचा या आधिकारिक ढांचा का सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला हुआ था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और कहा कि न्यायालय समय समय पर मूल ढांचा घोषित करेगी। इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला जो था 1980 में मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः दोहराया गया। केशवानंद भारती बाद में गठित संवैधानिक पीठ अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। इसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ये घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय भारत का। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को इस विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में कुछ कथन है यहाँ पर, और कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ये शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की ये सारे के सारे कथन सत्य हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू, सिद्धांत को अमेरिकी सिद्धांत से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया, अलग से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, बना भी है एग्जाम्स में पहले। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की कहीं भी स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, 226 में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किन दो अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है? रेट नहीं है, रिट है।
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकाल सकती है। रिट 5 प्रकार की होती है, पांचों के नाम पता होने चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, जबकि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के अंतर्गत अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, और उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 32 में, हाई कोर्ट का 226 में ऊपर देख ही लिया होगा, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है 137 में है, और उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति 124 में। यही बनेगा, मतलब तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति 137 में है वो, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में है, और उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति 226, सर्वोच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति है अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर जो है इसका हो गया तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा हो गया, और सी का हो गया 137 और डी का हो गया 124। यही तो था पहले भी। न्यायपालिका के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षक के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक माना गया है। इसे संविधान का निर्वचन या व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। इसे किसे? सुप्रीम कोर्ट को। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जनहित याचिका यानी PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसे न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन, यह न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है PIL, और इसके द्वारा न्यायालय ने उन विषयों पर भी रुचि दिखाई जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत नहीं जा सकते, और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक या कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने के लिए बाध्य किया है। ठीक है, तथा कार्यपालिका उत्तरदायित्व बनने के लिए बाध्य किया है कार्यपालिका को, और इसके द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हुआ है। देखिए, पहला वाला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, सारे के सारे ये सत्य हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर ना तो सलाह देने हेतु बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। ये 143 आर्टिकल है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो दिए गए दोनों कथन सर्वोच्च न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की व्याख्या करते हैं, तो दोनों के दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि या तथ्य से संबंधित सलाह मांग सकता है,
क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा गलत होगा इसमें। देखिए, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की आज्ञा मिलने पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है, पहला वाला सही है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। इस क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। ठीक है, तो दूसरे वाला गलत है केवल, तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनकरेक्ट है वो। देखिए, केवल पहला और तीसरा सत्य है और दूसरा वाला असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालय को अपील के लिए यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने संबंधी कोई गंभीर मामला उलझा है। यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति तो अनुच्छेद 32 में है, और किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 131 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक या आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तीन तीन नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। 13वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। सारे के सारे हैं ये, तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, उसके पास जो क्षेत्राधिकार है वो मौलिक या प्रारंभिक या आरंभिक, इंग्लिश में तीन तीन नाम, हिंदी में तीन तीन नाम, इंग्लिश में एक ही नाम है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल इसका अनुच्छेद 131, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है 143, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 33, 34, 34 का ए और अनुच्छेद 136। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप। काफ़ी समय से ऑफर है, 149 पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें इजीली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना। ये क्या है, अभाव क्यों होगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। विधायिका या कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, बिल्कुल स्वतंत्रता है। सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, हस्तक्षेप कर देगी तो कैसे हो गई स्वतंत्र। न्यायाधीश द्वारा बिना भय भेदभाव के अपना काम करना, ये भी है लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में फैसला दे देता है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करता है। ये सब कुछ ही कर लेते हैं अधीनस्थ कोर्ट यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट, डी है इसका आंसर। तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करना, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देना तथा निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करना, फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करना अधीनस्थ न्यायालय के काम हैं। लेकिन बचते हैं ये सबॉर्डिनेट कोर्ट जो हैं किसी गंभीर विषय पर निर्णय देने से हाई कोर्ट के ऊपर टाल देते हैं अधिकतर मामलों में। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर ही सकते हैं, और कौन करेगा। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 226 के तहत। ये अन्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी कर सकते हैं। क्यों अन्य राज्यों का क्षेत्राधिकार, ये क्यों करेगा, दूसरे राज्य का दूसरा हाई कोर्ट करेगा, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। ये अपने अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। पहला, दूसरा और चौथा हो गया, ठीक है।
यहाँ द्वंद्व ये भी पैदा हो सकता है कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट तो है नहीं, ठीक है, तो अन्य राज्यों का क्षेत्राधिकार भी किसी एक राज्य के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के पास है। इस तरह के प्रश्नों को या तो डिलीट कर दिया जाता है या सभी को एक एक मार्क्स दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम जो सही सबसे अच्छा उत्तर अपना वही है 1 to 4, तीसरा वाला गलत ही है। कथन 3 असत्य है क्योंकि उच्च न्यायालय सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले कार्य मुकदमों का ही निपटारा कर सकता है, ठीक है, इसने तीसरा वाला कथन असत्य है। लेकिन तीसरा असत्य ही होगा क्योंकि अगर किसी राज्य का जो हाई कोर्ट है वो दूसरे राज्यों को लेता है तो एक सीमा निर्धारित है ना कि ये जो जितने क्षेत्र हैं इस राज्य के क्षेत्र हैं, ये जो इतने राज्य हैं वो इस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो गलती है वो तीसरा वाला, क्योंकि वो पहले से निर्धारित है, इस राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो उस राज्य में जो हाई कोर्ट है वो देखेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। अब एक ही हाई कोर्ट है भारत, एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत का सबसे बड़ा, तो सभी अदालतें मानेंगी। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये डी है इसका आंसर। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सारे के सारे सही हैं। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कदाचार साबित होने या अयोग्यता की दशा में ही हटाया जा सकता है और उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। देखिए पहला तो सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की अप्रत्यक्ष रूप से तो महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है, गलत है ये वाला। उनको हटाने में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3, ए बी है इसका आंसर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से सिर्फ साबित कदाचार या अयोग्यता की दशा में ही हटाया जा सकता है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका यानी लेजिस्लेचर के पास है, तो दूसरा गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने हेतु ऐसा किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 कथन है, कौन सा गलत है इसमें? न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा संसद यानी हमारी पार्लियामेंट न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इसमें गलत बताना, पहला सही है दूसरा सही है, गलत कोई है नहीं, तो आंसर लगाएंगे डी। दिए गए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है और इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलती है। संसद भी न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी विचार कर सकती है, चर्चा कर सकती है, जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकती है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है, सही है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। न्यायपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अतः इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये गलत है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति ली जाती है। यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है और तीसरा तो गलत हो गया। जहाँ जहाँ तीसरा गलत हो गया तो तीसरे से देखते हैं एलिमिनेशन कितना मिलेगा। केवल पहला और दूसरा ही सही हो रहा है, यहाँ पर चौथा भी गलत है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है।
ताकि इसे दलगत राजनीति से अलग रखा जा सके। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानूनी विशेषज्ञ होना आवश्यक है। पहला दूसरा सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं करते, सरकार के दबाव में काम करते हैं कुछ। न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायाधीश के अनुसार संविधान के अनुसार न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। तो चौथा वाला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गए। तो इस टॉपिक से निकलते हैं ये 20 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर है कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो ये हो गया न्यायपालिका, अगला टॉपिक होगा विधायिका, फिर कार्यपालिका, इस तरह से चलेगा।